16 अक्टूबर 2022 को वॉशिंगटन के लेसी में पुलिस को एक डरावनी 911 कॉल मिली। 911 क्या? आप क्या रिपोर्ट कर रही हैं? नमस्ते। नमस्ते। कॉल एप्पल वॉच से की गई है और कॉलर डिस्पैचर के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि उसे डक्ट टेप से बांधकर मुंह बंद कर दिया गया है। मैं तब तक फोन नहीं रखूंगी जब तक मदद आपके पास नहीं पहुंच जाती, ठीक है? मदद पहुंचने तक बहुत देर हो जाती है। लेसी पुलिस डिपार्टमेंट अपनी मौजूदगी बताइए। जब पुलिस उस पते पर पहुंचती है, कॉलर और अपहरणकर्ता वहां से जा चुके हैं। सुराग में डक्ट टेप का एक रोल, कालीन पर खून के छींटे और कॉलर की बेटी मिलती है। बेटी बताती है कि मां निजी परेशानियों से जूझ रही थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि हालात यहाँ तक पहुंचेंगे। अपहरण कर लिया जाएगा और जिंदा दफना दिया जाएगा। सिर्फ अपनी एप्पल वॉच के सहारे मदद के लिए कॉल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। मर चुकी है, कोई बात नहीं, वो मर गई है। वो किसी से लड़ाई करता है, फिर चाहे वो कितने भी समय पहले क्यों ना हुई हो, वो हमेशा बदला लेती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जो फुटेज आप देखने वाले हैं पहली बार जारी हो रही है। और फिर उसने किसी नुकीली चीज से मेरी दोनों छातियों को छुपोया और उसी समय मुझे महसूस हुआ कि मैं खून बहा रही थी। तो उसने मुझे जमीन में दफना दिया और यह सुनिश्चित किया कि मैं मर चुकी हूँ। अब आप Spotify सब्सक्रिप्शन पर एपिसोड्स बिना विज्ञापन देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पुलिस दोपहर 1:02 पर लेसी की एक उपनगरीय सड़क के पते पर पहुंचती है। ये एक शांत दोपहर है जहां कोई स्पष्ट गड़बड़ी के संकेत नहीं है, बस वो डरावनी 911 कॉल है। 42 वर्षीय कॉलर, जिसे हम उसकी पहचान छुपाने के लिए जेनी कहेंगे, उसी घर में रहती है। लेकिन मॉर्गेज पर जो नाम है वह है 53 वर्षीय चोल क्यंग आन। उनके पति और दोनों में से कोई नजर नहीं आ रहे हैं। 911 कॉल से पर्याप्त सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा होने पर पुलिस गैराज से घर में दाखिल होती है। अंदर डाइनिंग रूम में फर्श पर फटी हुई डक्ट टेप की एक पट्टी है और टेबल पर एक मोबाइल फोन पड़ा है। जब पुलिस वाले एप्पल वॉच से जुड़े नंबर पर कॉल करते हैं तो वो बजता है और ऊपर एक बेडरूम में मिला दूसरा फोन भी बजता है। ये दोनों फोन जेनी के हैं, लेकिन जेनी यहाँ नहीं है। एक और बेडरूम में उन्हें और डक्ट टेप व कारपेट पर खून के धब्बे मिलते हैं। हॉलवे की दरी भी अस्त व्यस्त है, जैसे वह कोई झगड़ा हुआ हो। ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं, कुछ बहुत बुरा हुआ है। जब वे घटनास्थल की जांच कर रहे होते हैं तभी एक युवा महिला वहां पहुंचती है। वो जेनी और चे की 20 साल की बेटी है। वो कहती है कि उनके माता पिता तलाक ले रहे हैं और कोर्ट का आदेश भी है, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। चे अब यहाँ नहीं रहते, लेकिन कभी कभी कपड़े धोने के लिए आ जाते हैं। और जब वो और उसकी माँ चर्च से लौटी तो चे की वैन आज सुबह यहाँ थी। उसकी माँ घर के अंदर गई और वो खरीदारी करने के लिए निकल गई। तब से उसने अपने माता पिता में से किसी को नहीं देखा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने लापता लोगों की सूचना जारी कर चे के फोन की लोकेशन ट्रैक करने को कहा। खून के धब्बों से उन्हें डर है कि जेनी और शायद चे की हत्या हो गई है। 17 अक्टूबर 2022 की आधी रात के ठीक बाद जंगल के किनारे एक दूर दराज के घर के निवासी अपने दरवाजे पर जोर जोर से हो रही दस्तक से जाग जाते हैं। वे दरवाजा खोलने आते हैं और देखते हैं कि एक महिला, जो साफ तौर पर घायल है, मिट्टी और खून से सनी हुई है और उसकी गर्दन पर डक्ट टेप बंधा हुआ है। वो मदद की गुहार लगाती है और बताती है कि उसे जिंदा दफनाया गया था। वो महिला जेनी है, जिसने भयानक हमले से बचकर जान बचाई। उसे अस्पताल फिर जासूसों के पास ले जाया जाता है ताकि वे उसके साथ हुई घटना की शुरुआत से जांच कर सकें। जेनी का चेहरा पहचान छुपाने के लिए सेंसर किया गया है। क्या आपको ये रिकॉर्ड किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है? ये भी चाहिए, बहुत निजी है। हाँ। जेनी और चे की शादी को कई दशक हो चुके हैं। वे अमेरिका और कोरिया में रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 और 11 साल है। चे ने 1988 से नेवी और आर्मी दोनों में सफल करियर बनाया, लेकिन जेनी कहती हैं कि अमेरिकी सपना वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। क्या आप मुझे जे के साथ अपने रिश्ते के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, उनके बारे में? हाँ बिल्कुल। थोड़ा और पूछा तो हमने शादी कर ली। चूंकि हम नए नवले शादीशुदा थे, वो पोर्नोग्राफी में बहुत लिप्त था और फिर वो शुक्रवार शनिवार भर पुरुषों और महिलाओं के साथ चैटिंग में लगा रहता था। और रविवार की रातें भी मैंने ये सब देखा है। तब वे सारी कॉल्स मुझे आती थी। तो जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, वो हमें अकेला छोड़ गया। जब आप कहती हैं कि वो आपको अकेला छोड़ गया,
तो क्या आपका मतलब है कि वो सच में घर छोड़कर चला गया था या बस पिता लोग भी कभी बहुत परेशान करते थे 2 महीने बाद इंस्टेंट ब्रेड? तो वो घर पे होने पे भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया क्योंकि वो चैटिंग कर रहा था और कौन देख रहा था। तो ऐसी बातों पे हमने बहस की। तो 2 से 3 बार ऐसा हुआ। वो 2 से 3 हफ्तों के लिए घर छोड़ के चला गया। क्या उसे पता था कि वो कहाँ गया? सही कह रही हो। वो सच में कोई संदर्भ नहीं था तो मुझे नहीं पता। उसने बताया कि उसने उसका एक मैसेज देखा था। तो उस पेज मैसेज में लिखा था, जब तुम आओ मोजे लाना या कुछ और लाना। तब मुझे एहसास हुआ कि उसके पास एक गे दोस्त है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक गे दोस्त था? उसे जो कुछ भी था उसमें मजा आ रहा था। गेम बॉय वो पुरुषों के नग्न शरीरों की तस्वीरें इकट्ठा करता था। तो जब हम कोरिया में थे वो बिजनेस ट्रिप पे बुसान और जेजू गया था और मुझे बाद में पता चला कि उसने अपने होटल में अपने पुरुष दोस्तों को बुलाया था। मुझे पता चला कि उसने लॉग आउट भी किया था। तो चैटिंग जो बातें थी वो स्क्रीन पे थी। वो उसे बंद करना भूल गया। मैंने देख लिया और मेरे पास क्लाइंट का संदर्भ है। मैंने उसकी तस्वीर भी ले ली थी। क्या मैं इनकी कॉपी बना सकती हूँ? हम इन्हें कॉपी करेंगे। ये चैट्स ज्यादातर सेक्स पर थीं। फिर उसने मेरे बारे में भी बात की। अब वो ये मेरे साथ नहीं करना चाहता। उसका अब मन नहीं है। वो अफेयर्स आसान करने को अपने काम का फायदा उठा रहा था। मेरे पति ने उसे एक आर्मी बेस होटल में बुलाया था। वो उसे वहां लेके गया था। तो उस एक्स में उसी का संदर्भ है। ठीक है। इसमें वो समय भी था जब उन्हें कोरिया तैनाती के लिए बुलाया गया और वे उन्हें उनके बच्चों के साथ कोलोराडो में छोड़ गए। तो मैंने जाना कि मेरे पति अपनी पहली मोहब्बत से मिलने गए थे और ऐसा करने के लिए कई बार लंबी दूरी तय की थी। हम ऐसा खुद भी करेंगे क्योंकि हम प्यार करते हैं। यहाँ तक कि जब वो अमेरिका लौट आए तब भी उनका उस व्यक्ति से संपर्क बना रहा। और फिर आप मैसेज देख सकते हैं, उसमें उनका वादा है कि वो अपने बेटे के पास कोरिया लौटेंगे। उनके जीवन के कई हिस्से छुपे थे। 2010 में उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन किया जिसमें एक इंटरव्यू होता है। तो अधिकारी ने मुझसे पूछा, आपके पति का एक बार तलाक हो चुका है, क्या आपको ये पता था? और क्या आपने ये दस्तावेज खुद तैयार किए थे? मैंने ही ये किए थे। सही है। मैं फिट नहीं हुई दस्तावेज खुद बनाए। नहीं, वो नहीं है। मैंने जो भी तैयार किया था वो सब वही था। मैंने जो भी तैयार किया था वो सब वही था। मैंने जो भी तैयार किया था वो सब वही था। तो मेरे पति ने नागरिकता के लिए आवेदन पत्र तैयार किया और फिर उन्होंने उसे एक लिफाफे में डाल के सील कर दिया और उन्होंने कहा, आप इस लिफाफे को कभी नहीं खोलेंगे, आप बस इसे अधिकारी को दे देंगे। तो परीक्षक के और फिर पढ़ा और कहा, क्या आप जानती हैं आपके पति की पहले शादी हो चुकी है? मैंने कहा मुझे नहीं पता था। मेरी पहली हाँ, वही पहली बात था जब मुझे पता चला। मैं हैरान रह गई थी। वह उससे 11 साल बड़ा है। डेटिंग शुरू करते वक्त उसे पता था कि उसकी जिंदगी में पहले कुछ हो सकता है। तो जब हम 8 साल के थे, उम्र के फर्क की वजह से मैंने उससे पूछा, क्या तुम पहले कभी शादी कर चुके? और उसने कहा नहीं, उसकी कोई फैमिली नहीं है। यहाँ तक कि उसके परिवार ने भी मना कर दिया। उसे आज तक नहीं पता कि उसकी पहली शादी क्यों छुपाई गई थी। ये उसके अतीत की अकेली बात नहीं थी जो लौटकर उसे परेशान करने वाली थी। तो उस समय भी उसका अपनी पहली मोहब्बत से अब भी संपर्क था। तो फोन कॉल्स बहुत बार आते थे। एक बार मैंने फोन उठा लिया, तब मैं 12 हफ्ते की गर्भवती थी। मैं फोन उठाने की कोशिश कर रही थी और उसने मुझे ऐसा करने से रोका और मुझे दीवार के खिलाफ धक्का दे दिया। तो उसी वजह से मेरा गर्भपात हो गया। तो उस समय मुझे खून आ रहा था और मैं अस्पताल ले। तो उसे मेरी सुरक्षा या ऐसी किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। डॉक्टर के पूछने पर कि घर पे क्या हुआ, वो परेशान था। उसे डर था कि मैं वो बातें बता दूंगी जो हुई थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी वजह से
मैं अपनी नौकरी से लगभग निकाल दिया गया था। क्यों? वो कहाँ हुआ था? मैं डॉक्टर से फिर उधार मांगू, ये कह रहा है। तो क्या आप मुझसे पूछ रही थी क्या आपने बताया? डॉक्टर को बताया क्या हुआ? मैंने डॉक्टर से कुछ भी कहा। ये पहली बार था जब वो अपने पति से डरी थी, लेकिन ये आखिरी बार नहीं था। तो जब उसने वो मैसेज देखे तो उसे लगा जैसे अब सब्र का बांध टूट गया है। तो उस समय मैंने तय किया कि हम ऐसे नहीं चल सकते, इसलिए तलाक लेने का फैसला किया। तो मेरा दूसरा बच्चा छोटा था और मेरे पास कोई आर्थिक कारण नहीं था। उसे उससे अलग होने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के लिए समय चाहिए था, पर तलाक हमेशा उसके दिमाग में था। हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन आप अपना काम करती हैं, मैं उसकी सराहना करती हूँ, वो अलग है। तो मेरी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा अकेलापन रहता है और ये ठीक नहीं है। 28 अगस्त 2021 को अक्टूबर के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से 1 साल पहले वे गैराज में झगड़ रहे थे। उस झगड़े की शुरुआत किस वजह से हुई थी? तो हम तलाक की बात कर रहे थे। मैंने कहा मैं अब और ये सब नहीं झेल सकती। उस समय मैं किसी और के साथ रिश्ते में थी। तो जब मैं घरेलू हिंसा के दौर से गुजर रही थी और ऐसी ही चीजें हो रही थी, वो व्यक्ति उसने मेरी मदद की। तो हम बहस कर रहे थे और मेरा मोबाइल फोन जमीन पे था और फिर कुल्हाड़ी से वो मेरा मोबाइल फोन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी समय मैं गैराज के दरवाजे से आई और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिससे मैं डर गई। तो मैंने उसे खोला, सामने एक कैमरा है और मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर के सामने जो दूसरे लोग हैं उनके पास भी कैमरा है। तो मैंने सोचा अगर मैं गैराज का दरवाजा खोल दूं तो वो रुक जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। गर्भपात के समय की तरह उसे डर था कि वो अधिकारियों को उनकी शादी के मामले में शामिल कर देगी, लेकिन इस बार उसने चुप नहीं रही, पुलिस को बता दिया। तो उसने मुझे पकड़ लिया और फिर उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मैं घर पे सो गई थी तो मैं गिर गई। हाँ। और फिर उसने मेरे टखनों को पकड़ लिया और मुझे घसीट लिया। क्या तुम्हारा मोबाइल भी ऐसा है? तो क्योंकि अभी दोपहर का समय है, मैंने अपना मोबाइल फोन छुपा दिया और अपनी बेटी का मोबाइल फोन इस्तेमाल किया। तो मैंने पुलिस को फोन किया। समझिए, आपके पास कुछ तस्वीरें हैं। क्या आप आज खरीद रही हैं? शोरगुल क्या ये वाली ये वही निशान है जो उस दिन पड़े थे, और ये उस दिन का बयान है। तो मेरे पति ने हमारी बेटी से कहा अगर तुम ये बयान नहीं लिखोगी तो मैं जेल से रह जाऊंगा। तो शुरू से लेकर यहाँ तक मेरी बेटी ने इसे लिखा, और इसके बाद से वो ने कहा, और मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि वो डरी हुई थी, तो उसे ये बयान लिखना पड़ा। उसने बेटी से अपना बचाव करवाया, लेकिन जेनी से वह ऐसा नहीं करवा सका। कई बार वो इस बात पर जोर देता है कि मैं उस बयान पर हस्ताक्षर करूं जो उसने लिखा है और उसे शहर भेज दूं। तो उसने वकील से कहा, मैंने कोई बयान नहीं लिखा, मैंने इस पत्र पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था ये झूठ है और वो इसका इस्तेमाल करेगा मेरे खिलाफ। उसने मुझे कई ईमेल्स भेजे इस पत्र पर हस्ताक्षर हेतु, लेकिन मैंने मना कर दिया। उनकी शादी सिर्फ नाम की रह गई थी, लेकिन शुरू से ही उनकी शादी कभी आदर्श नहीं थी। शुरू से ही वे अलग अलग कमरों में सोते थे और उसने साफ कर दिया था कि दोनों को अपनी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। उसने कहा था मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो। तो तलाक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ और अगस्त की घटना के बाद संपर्क न करने का आदेश लगने के बाद उसने भी अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। वह डेट पर जाने लगी और उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उसका बॉयफ्रेंड बन गया। जब आप डेटिंग करने लगी तो आपके पति को कैसा लगा? उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं, पर तुम नहीं कर सकती। मैंने पूछा कैसा लग रहा है? और वो बहुत गुस्से में था। उसके लिए ये ठीक था, पर तुम्हारे लिए नहीं। सही है। तो वो इस बात से काफी नाराज था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने गया और उसे धमकी। वो कहाँ हुआ था? मेरे पति मेरे बॉयफ्रेंड के घर गए थे। तुम किस बात की धमकी दे रहे हो? मेरी पत्नी से कभी मत मिलना और उससे बिल्कुल दूर रहना।
और फिर उसने मेरे बॉयफ्रेंड से भी कहा कि मैं तुम्हारे परिवार को इसके बारे में बता दूंगी और तुम्हारे ऑफिस में भी ये बात बता दूंगी। चाय का व्यवहार धीरे धीरे और अस्थिर होता जा रहा था। जब आप और आपके पति ने तलाक को लेकर बहस की थी, क्या उस दौरान उन्होंने आपको कभी कराया या तलाक को लेकर धमकी दी थी या नहीं? हमें क्या उन्होंने रिटायरमेंट के पैसे या किसी और पैसे के इस्तेमाल पर बहस की थी? तो उन्होंने, अगर मैं तुम्हें वो पैसा दूं तो तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें दिखा दूंगा। उन्होंने कहा अगर मुझे तुम्हें रिटायरमेंट का पैसा देना हो, हाँ। अगर मुझे तुम्हें तुम्हारे माता पिता का पैसा देना पड़े तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ। उस घटना के बाद मैंने उससे तलाक लेने का फैसला किया। तो उस समय उसने ऐसा कहा था, मुझे नहीं पता क्या करूं। और फिर उसने कहा जब वो सेना से निकल जाएगा फिर मैं इंतजार कर देखूंगी, और वो मुझे धमका रहा था। जून 2022 में उसने एक तलाक के वकील को ढूंढा जो उसके लिए न्यायपूर्ण समझौता सुनिश्चित करता था। तो जब मैं घर पे नहीं थी, वो अंदर आया और उसने कमरों के दरवाजे हटा दिए और उन्हें फेंक दिया, और वो मुझे लगातार परेशान करता रहा। मैंने उससे पैसे छोड़ने के लिए कहा, मैंने उससे कहा, और वो मेरे साथ भी सही है, अपना छोड़ दे, ठीक है। जब आप कहती हैं छोड़ दो, मतलब उसे साफ ना करें। तो वो सब मेरा पैसा है, मैं संपत्ति नहीं बांटती। और उसने कहा वो घर का कर्ज नहीं चुकाएगा ताकि हमें इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। 6 जून को उसने खुद को मारने की धमकी दी। और उसने कहा कि वो मरने के लिए तैयार है, वो कहता है मैं मर जाऊंगा। ये सितंबर तक बढ़ गया। और फिर उसने मुझसे ये भी कहा कि मुझे उसकी माँ से उधार लिए गए पैसे लौटाने होंगे, जो लगभग $1,50,000 थे। मैंने कभी उसकी माँ से पैसे उधार नहीं लिए। वो परिवार से बिल्कुल करीब नहीं था। जेनी कहती हैं उसने 12 साल पहले ही रिश्ते तोड़ लिए थे। क्या उसके परिवार को पता था कि वो उभयलिंग की है? नहीं। क्या ये उनके परिवार या संस्कृति में स्वीकार्य है? नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। एक चिन्ह, हाँ मुझे माफ कर, ये उसके परिवार में एक राज है। अपनी पत्नी और बच्चों को दूर होता देख चे और भी हताश हो गए और उनका ध्यान सिर्फ पैसों पर था। तो 16 अक्टूबर से पहले वो इयान और मेरे का दस्तावेज लेने और अपनी कुछ चीजें लेने के लिए, मैंने उसे लेने के लिए। तो एक दिन मैं काम से वापस आई और मैंने देखा, आप जानते हैं कि अलमारी और दराजें उल्टी पुल्टी पड़ी थी। मेरे कमरे में एक महंगा बैग है, शनेल, जो गायब हो गया था। ये 11 अक्टूबर की बात है। तो उसने सभी क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे कमरे में इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे रखे थे, मैंने उसे दे दिए, जो $2,000 से। तो उसने मेरा बैग लिया और पैसे निकाल लिए। शुरू में मुझे लगा कि मेरे घर में कोई चोर घुसा है, तो मैंने पुलिस को बुला लिया। डॉक्टर बोले मैं प्रमाणित हूं, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मेरे पति भी हो सकते हैं। तो मैंने उन्हें फोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। मैंने बेटी से कहा कि वो उन्हें फोन करे। मैंने अपनी बेटी का मोबाइल इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने फोन काटा। मैंने पूछा आपने ये मुझसे क्यों चुराया? उन्होंने कहा ये मेरी मर्जी है। ये क्या? ये मेरी मर्जी है, तुम क्या कर रहे हो? तब तक उसे पता था वो किसी भी हद तक जा सकता है। और मैंने सीखा कि इस गाड़ी को कैसे चलाना है। मेरे माता पिता अलग थे। मुझे लगा, मुझे डर लग रहा था, मेरा पति मुझे कभी भी मार सकता है। इसलिए मैंने सीखा कि इस गाड़ी को कैसे चलाना है। मैं तैयार थी। उसे पता था कि नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर शायद नाकाफी होगा, और वो सही साबित हुई। 16 अक्टूबर को वो बेटी के साथ चर्च से लौटी तो देखा चे की वैन ड्राइववे में थी और वो घर में उसका इंतजार कर रहा था। उसने बेटी को बाहर भेजा और अंदर आकर उससे कस्टडी व चाइल्ड सपोर्ट जैसे व्यवहारिक मुद्दों पर बात करने लगी। और मेरे पति ने हमारे परिवार के बीच जो पुराने मुद्दे थे उन्हें उठाना शुरू कर दिया और शिकायतें करने लगे। फिर वो बहस में बदल गया। उसने उससे कहा
कि वह फिर कभी घर ना आए। मैं अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने सुना कि गैराज का दरवाजा खुला और बंद हुआ और मैंने उनके कदमों की आवाज सुनी। कदम बहुत तेज थे और फिर अचानक वो कमरे में आ गया और फिर मेरे चेहरे और मेरे सिर पर मारने लगा, मेरे सिर पर, और फिर मैं गिर गई। और वो मेरे पास आया जब मैं जमीन पर गिरी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर वह अपने वजन से मुझे दबा रहा था और मेरी दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और फिर मैंने उससे कहा कि ऐसा मत करो और फिर रुक जाओ। और फिर मैंने उससे मिन्नतें की। उसके बाद उसने मेरे टखनों को डक्ट टेप से बांध दिया और फिर मेरी जांघों को भी डक्ट टेप से बांध दिया। उसके बाद उसने मेरे मुंह और सिर को डक्ट टेप से पूरी तरह से बांध दिया और फिर उसने मेरी आंखों पर भी डक्ट टेप लगा दिया ताकि मैं देख न सकूं। वह उसे अकेला छोड़कर अपनी वैन खोलने चला गया। यही उसका एक मौका था मदद पाने का और उसने अपने एप्पल वॉच का इस्तेमाल करके 911 पर कॉल की और आपातकालीन संपर्कों को सूचनाएं भेजी। जब वो वापस आया तो उसे समझ आ गया कि उसने क्या किया है। और जब उसे पता चला कि मैं एप्पल वॉच के जरिए 911 से संपर्क कर पाई हूँ, वो गैराज में गया और फिर वापस आया। फिर उसने मेरे हाथ में पहनी एप्पल वॉच पर हथौड़े से मारा और उसी हथौड़े से मेरी कलाई पर भी कई बार मारा। वह उसे उठाकर अपनी वैन में ले गया और फिर जंगल की ओर चला गया। शायद वे उसी रास्ते से निकले जहां अधिकारी पहुंच रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं उससे कितनी दूर थी, लेकिन मैं सुन सकती थी कि वो कुछ समय तक जमीन खोद रहा था। फिर उसने मुझे घसीटना शुरू किया और जब वह मुझे घसीट रहा था, मेरी ब्लाउज और अंडरवेयर ऊपर चढ़ गई थी क्योंकि वो मुझे घसीट रहा था और गालियां दे रहा था। वो मुझे गालियां दे रहा था और फिर मेरी छातियों में नुकीली चीज चुप होती और फिर उसी समय मुझे लगा मैं खून बहा रही थी। उसके बाद मैंने सुना कि वह किसी चीज को ढक रहा था। बाद में मुझे पता चला कि वो लकड़ियां थी, लेकिन फिर उस समय मैंने कुछ भारी आवाज सुनी। मुझे लगा कि शायद वह इस छेद को किसी भारी चीज से ढक रहा है। उसके बाद वो मेरे ऊपर उस गड्ढे और खाई के अंदर मिट्टी फेंकना शुरू कर रहा था। वो मिट्टी डाल रहा था। वो बस सांस लेने की कोशिश कर रही थी, बस यही कर सकती थी। और फिर उसने कहा कि वो कोशिश कर रही थी। उसने कोशिश की, वो अपनी सिर को मिट्टी के अंदर डुबोने से बचने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सांस ले सके। और उसके बाद कुछ देर तक जब उसने सारी मिट्टी डाल दी तो मैंने सुना कि वो कार स्टार्ट कर रहा था और उसके बाद उसने तुरंत ही कार बंद कर दी और मैं उसकी कदमों की आवाज सुन सकती थी जहाँ मैं थी, जहाँ मुझे गाड़ा गया था उसके पास। और फिर मैं उसके कदमों की आवाज सुन सकती थी कि वो मेरे ऊपर घूम रहा था। तो उसने मुझे जमीन में दफना दिया और ये सुनिश्चित किया कि मैं मर चुकी। और फिर उसने मेरे पैरों और दूसरी जगहों पर भी मिट्टी भर दी और फिर कहा कि वह मर चुकी है। कोई बात नहीं, वो मर गई है। क्या आपने आखिरी बात सुनी? हम, क्योंकि हर मेरी क्या उसने जोर से कहा कि वो मर चुकी है या अपने आप से? नहीं, वो इसके बारे में बात कर रहा था। वो अक्सर ऐसा करता है। उसने वैसी नजर लगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो अपने आप से बात कर रहा था। उसने उसके दूर जाते कदमों की आवाज सुनी। वह वैन में गया और वहीं बैठ गया। उसे मरा समझकर छोड़ दिया, लेकिन वह मरी नहीं। उस समय मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जमीन के नीचे मुझे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन फिर मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी और फिर मुझे इस स्थिति से बचने की इच्छा हुई अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए। वह डक्ट टेप को नोचकर खुद को छुड़ाने में सफल रही। उस समय मुझे लगा कि उसकी कार उस गड्ढे से काफी दूर थी जिसे मैं खोद रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैं जिंदा हूँ और टेप से आजाद हो गई हूँ। मुझे डर था कि वो जान जाएगा, इसलिए मैं अंधेरा होने तक चुपचाप और शांत रही। अंधेरा होते ही उसने वैन में लाइट जली देखी, लेकिन खिड़कियों पर धुंध थी। ये उम्मीद करते हुए कि चेस सो रहा होगा, वो गड्ढे से निकलकर जंगल की ओर भाग गई। काफी देर तक मैं सड़क के किनारे किनारे भागती रही और फिर अचानक मुझे एक घर की रोशनी दिखाई दी और फिर मैं उनके ड्राइववे तक गई और फिर घंटी बजाई। मैंने कहा, मदद करो,
पति मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वो अक्सर गुस्से में कहता था कि वो मुझे मार डालेगा। और जब हम तलाक ले रहे थे तब भी उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी रिटायरमेंट की रकम देने से अच्छा तुम्हें मार डालूंगा। जब वो झगड़ता था तो कहता था कि वो मुझे मार डालेगा, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि वो सच में ऐसा करेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बहुत डरावना है कि उसने ऐसा किया। मैं बहुत डरी हुई हूँ। दुभाषिए की आवाज से जेनी का दुख और डर झलकता नहीं। कहानी सुनाते वक्त वह रो रही है। जिस आदमी से वो प्यार करती थी और जिसके साथ दुनिया के दूसरे कोने में चली गई थी, उसने उसे मारने की साजिश रची और वो लगभग इसमें कामयाब हो गया था। 20 साल उसके साथ रहने के बाद मैं ऐसा ही महसूस करती थी। और फिर उसकी फैमिली ने भी मुझे बताया कि वो, खासकर उसकी बहन, मुझे बताया कि जैसे अगर वो किसी से झगड़ा करता है, फिर चाहे कितना भी समय बीत जाए या वो कितने समय पहले हुआ हो, वो हमेशा बदला लेता है। यही सबसे ज्यादा चिंता की बात थी। मेरे लिए सबसे चिंता की बात यही थी क्योंकि उसकी योजना के अनुसार मुझे मर जाना चाहिए था। हालांकि मैं इस स्थिति से बच निकली और फिर वो पकड़ा गया। इसीलिए मैं सबसे चिंतित हूँ। जेनी की किस्मत थी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 17 अक्टूबर की सुबह करीब 7:30 बजे चेलिस वेस्टर्न ट्रेल पर एक संदिग्ध वाहन देखा गया जो उस घर से लगभग 1 मील दूर था जहां जेनी पिछली रात मदद की गुहार लगाने आई थी। यह चे की वैन के विवरण से मेल खाता था। पुलिस पहुंचकर चालू इंजन और सोते हुए चे को पाती है। वे बिना विरोध उसे हिरासत में ले लेते हैं। उसके हाथ में स्पष्ट रूप से चोट लगी होती है, इसलिए उसे पहले अस्पताल ले जाया जाता है। इस बीच अधिकारी आसपास के जंगलों की तलाशी लेते हैं। उन्हें एक इलाका मिलता है, जैसा कि जेनी ने बताया था, एक खुला मैदान जहां गिरे हुए पेड़ हैं। वहां उन्हें जमीन में एक गड्ढा मिलता है जिसे पेड़ की डालियों से छुपाया गया था। गड्ढे में फटी डक टेप की पट्टियां मिलती हैं जो जेनी के घर की टेप जैसी हैं। यही गड्ढा उसकी कब्र बनने वाला था। चे की वैन की तलाशी लेते समय डरावनी खोजें यही नहीं रुकती। उन्हें एक खून से सना तकिया कवर मिलता है, एक प्लास्टिक बैग में रखी कुल्हाड़ी और एक धारदार यूटिलिटी टूल मिलता है। इसके अलावा कई दस्तावेज भी मिलते हैं जिनमें तलाक के कागजात और 17 नवंबर को मायामी की उड़ान की यात्रा व्यवस्था से जुड़े कागजात शामिल हैं। क्या वो फ्लोरिडा जाना चाहता था या कुछ और बुरा प्लान था? अधिकारियों को बच्चों के नाम हाथ से लिखा एक फटा नोट भी मिला जिसमें लिखा था, मुझे अफसोस है कि बात यहाँ तक आ गई। माफ करना कि तुम्हारे जन्म से ही हमने तुम्हें इतना दर्द और कष्ट दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर मैं खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अब मुझे जीना नहीं है। तुम्हारे जन्म के दिन सबसे खुशहाल थे और तुम्हारा पिता बनना, साथ समय बिताना बहुत अच्छा था। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी हमसे बेहतर होगी। मेरी बेटी और मेरे बेटे होने के लिए धन्यवाद। अलविदा पापा। क्या वो मर्डर सुसाइड की योजना बना रहा था? अगर हाँ, तो वो जासूसों को नहीं बताएगा। मिस्टर आन हमारे साथ यहाँ है। मिस्टर आन, क्या आप हमें सुन रहे हैं? हाँ और क्या आपको पता है कि ये रिकॉर्ड किया जा रहा है? हाँ ठीक है, तो क्योंकि आप यहाँ से जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। कोई और सवाल पूछने से पहले मैं आपको आपके अधिकार पढ़ूंगी। स्वाभाविक है ना, जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपने सेना में सेवा की है? मुझे 5वां संशोधन लेना होगा। माफ कीजिए, आपको जोर से बोलना होगा। मुझे 5वां संशोधन लेना है। 5 के बारे में करो। 5वां? हाँ। तो 5वां। तो क्या आप कह रहे हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते? आप हमसे बात नहीं करना चाहते? नहीं। वो 5वां संशोधन लेता है, यानी अपने खिलाफ खुद गवाही न देने का अधिकार, और बात करने से इनकार करता है। लेकिन उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। पड़ोसी के सीसीटीवी ने उसे वैन में बैठते और 911 कॉल के समय गैराज में जाते रिकॉर्ड किया। उसकी बेटी ने कैमरे में दिख रहे व्यक्ति को चे बताया। उस जोड़े को जानने वालों ने भी उनके बारे में गंभीर आरोप लगाने वाली बातें कहीं। एक दोस्त ने बताया कि उनके बीच घरेलू हिंसा का इतिहास था और पुरुष पक्ष चे को पिछले साल घरेलू हिंसा के लिए गिरफ्तार किया गया था। और उस गिरफ्तारी के बाद उसने इस तरह की बातें कही थी कि अगर वो फंसा तो वो अकेला नहीं जाएगा और उसे भी अपने साथ ले जाएगा। जमानत सुनवाई में जेनी ने बेहद बेबस बयान दिया।
ये उसके शब्द हैं। कृपया जमानत न दें। मैं सच में अपनी जान के लिए डरी हुई हूँ। मैं बस ये जोर देना चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत डरती हूँ। अगर वो बाहर आया तो फिर मुझे मार डालेगा। इसलिए जमानत नामंजूर की जाती है। अंततः वह हत्या के प्रयास का दोष स्वीकार करता है और दावा करता है कि 23 साल की सैन्य सेवा में हुए PTSD से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। लेकिन उसके लगातार नियंत्रणकारी और अपमानजनक व्यवहार से कुछ और ही संकेत मिलता है। जैसा उसने अदालत में कहा, जेनी को सांस लेने में परेशानी हुई और पैरामेडिक्स की देखरेख में रखा गया। चे को उसके अपराध के लिए करीब 14 साल की जेल हुई, जो उसके अपराध के लिए अधिकतम सजा थी। रिहाई के बाद वो आग्नेयास्त्र नहीं रख सकेगा और उसे अपनी पत्नी से संपर्क करने की मनाही है, जो उसके द्वारा किए गए कृत्य के निशान अपनी पूरी जिंदगी झेलेगी। इस डरावनी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं। अगली बार तक सुरक्षित रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हम आपको बहुत जल्द द डिकोडर पर फिर मिलेंगे।